हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा था, उसमें हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और उसकी सहायता से हम उस मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सब पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात किया था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात किया था, और एक लेक्चर में हम लोगों ने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात किया था, और इस लेक्चर में हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह हमारा चौथा लेक्चर है और इसके बाद इस यूनिट में एक और लेक्चर रहेगा, जिसके बाद यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएं, जिसमें आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस जब मिलेंगे तो वो रिटन टाइप के क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हम उन क्वेश्चंस को आप सबको सॉल्व कराना स्टार्ट कर दें। तो चलो अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और एक बात ध्यान में रखना कि हम इस चैनल पर आप सभी को केमिस्ट्री का भी प्रिपरेशन कराते हैं और मैथमेटिक्स का भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहें, केमिस्ट्री का भी ज्वाइन करना चाहें, तो आप लोग डेली शाम को 6 बजे आप सभी को केमिस्ट्री के वीडियोज़ मिलते हैं और शाम को 8 बजे मैथमेटिक्स के वीडियोज़ मिलते हैं। तो अब अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, जिससे आप लोगों को जो भी मैं चीज़ें बताऊं उन सभी चीज़ों को नोट कर सकें। और अगर आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं ABCD और यहाँ पर मान लेते हैं EFGH। ऐसा करते हैं 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिससे हम केवल कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ABC और यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलो D और EFGHI, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 का है, ठीक है। तो अगर इसका नॉर्मल फॉर्म हमें समझना है तो हम बस आसान तरीके से यही कह सकते हैं कि जिस भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म निकालना है उसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इस मैट्रिक्स का अगर नॉर्मल फॉर्म पता करना है तो ये इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म है। ये इस मैट्रिक्स का क्या है, नॉर्मल फॉर्म। इसके अलावा और भी नॉर्मल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म वह फॉर्म होता है जिसमें जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट मतलब क्या, ये वाला 1 1 1, या फिर कह सकते हैं जो इसका 1 है, यानी कि एक एलिमेंट 1 है, वो उसके डायगोनल एलिमेंट ही होंगे, सबसे पहला शर्त। दूसरा शर्त ये है कि उस एलिमेंट के कॉलम में और उस एलिमेंट के रो में वही केवल एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन सवाल उठता है ये कि क्या किसी भी मैट्रिक्स का ये अगर मैट्रिक्स देखा जाए तो यह जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास I3 है। I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है यह ऑर्डर 3 का है। इसमें भी जो हमारे पास यह मैट्रिक्स है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का।
ठीक है। और यह हमें पता है कि यह नॉर्मल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स का। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो एलिमेंट पाया जा रहा है अर्थात 1, वह उसके डायगोनल एलिमेंट ही होने चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा कि यह इसका एक डायगोनल एलिमेंट है और यह भी इसका एक डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन हम इसी वाले डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे, इस वाले डायगोनल एलिमेंट की नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स का अर्थ होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स का नॉन जीरो एलिमेंट 1 है वह उसके डायगोनल एलिमेंट ही होने चाहिए और इसके साथ साथ उस एलिमेंट का, चाहे वह इस 1 को ले लीजिए, चाहे इस 1 को ले लीजिए, चाहे इस 1 को ले लीजिए, इसका जो कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, अगर इस 1 को देख रहे हैं तो इसके जो कॉलम के एलिमेंट हैं वो सभी के सभी 0 हो जाने चाहिए और इसी एलिमेंट के जितने भी रोज के एलिमेंट हैं वो भी 0 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। अब अगर देखा जाए तो यह जो मैट्रिक्स है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सवाल उठता है कि क्या किसी भी मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म होगा वह उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो भी यह नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तो 1 नॉन जीरो है, यह भी नॉन जीरो है, यह 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं उसमें केवल 1 ही आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? जो डायगोनल एलिमेंट हैं उसमें 1 ही आने चाहिए, इसके अलावा 2 3 4 5 6 नहीं आने चाहिए। 0 आ जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद दूसरा शर्त यह है कि उस डायगोनल एलिमेंट का, चाहे वह इस डायगोनल एलिमेंट को ले चाहे इस डायगोनल एलिमेंट को ले, इस डायगोनल एलिमेंट के बारे में तो अब बात ही नहीं कर सकते क्योंकि यह ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो इस डायगोनल एलिमेंट में वही शर्त है कि इसके रोज और कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी 0 हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जिस भी मैट्रिक्स का हम नॉर्मल फॉर्म निकाल रहे हैं वह उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर इसके जगह पर भी 1 लिखे थे तो इसे I3 लिख दिए। लेकिन अगर इस तरह के मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, I2, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है और इसमें साथ ही साथ हमारे पास एक कॉलम भी 0 बन रहा है और एक रो भी 0 बन रहा है। तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स का ये प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब एक और चीज़ समझ लो, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स मिले, 4 क्रॉस 4 का ही मैट्रिक्स मिले। हो सकता है हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसे मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि A B C D E F G H I J I J K L, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का चलो हम नॉर्मल फॉर्म भी ड्रा करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म है वह कुछ ऐसे है, 1 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर भी हमें मिल जाता है 1 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी मिल जाता है 1, यहाँ पर मिल जाता है 0। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसके रो में देख लिया जाए तो सभी 0, कॉलम में भी सभी 0, डायगोनल एलिमेंट ही प्राप्त हो रहे हैं 1, और इसमें भी देख लिया जाए तो वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर इसे हम इस रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये तो हमारे पास I3 है, यानी कि
3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन एक इसका कॉलम भी है जो 0 है, तो इसलिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी का एक रो होता जो 0 होता तो उसे हम ऐसे बनाते हुए 0 लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आई बात। तो अब देखो यहाँ पर हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ गए कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब चलो हम सीधे सवाल पर चलते हैं। इसमें एक थ्योरम है तो मैं उसे लिखवा देता हूँ, जिससे आप लोग लिख लेंगे। कुछ चीज़ें लिखना भी ज़रूरी होता है, तभी हम आगे चलकर कभी भी पढ़ेंगे, कॉपी को उल्टेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है। तो अब देखो, जब हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स को समझ गए कि क्या होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, तो अब चलो हम कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं और उससे हम निकालते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और उसमें हम समझते हैं कि उस मैट्रिक्स का हम नॉर्मल फॉर्म की सहायता से कैसे रैंक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म बताइए, बल्कि ऐसा पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म बताते हुए इसका रैंक भी निकालिए, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो इन तरह के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें लिख भी लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लिए हैं, जिसे आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली यह नॉर्मल फॉर्म का एक तरीके से कह सकते हैं डिफिनीशन ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म हम ड्रा करते हैं तो उसमें ये 3 तरह के कंडीशंस पाए जाते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है कंटेन्स ओनली 1 एंड 0s, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें केवल और केवल 1 पाया जाएगा और 0 पाए जाएंगे, जो कि मैंने ड्रा करके भी दिखाया था। दूसरा कंडीशन कहता है कि एवरी रो हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ सिंगल 1, यानी कि हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स में जितने भी रोज होंगे उसमें केवल और केवल सिंगल 1 पाया जाएगा, एंड रेस्ट आर ऑल 0, यानी कि उसके बाद जितनी भी नंबर पाए जाएंगे वो सभी के सभी 0 ही रहेंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन इसमें एक कंडीशन पाया जाता है, वह कंडीशन ये है कि देयर कैन बी रोज विथ ऑल 0s, यानी कि वहाँ पर हो सकता है कि एक ऐसा रो या एक ऐसा कॉलम पाया जाए जिसमें सभी के सभी एलिमेंट 0 ही पाए जाते हो, 1 ना पाया जाता हो। ठीक है, तीसरा कंडीशन आता है कि एवरी कॉलम हैज़ नॉट मोर देन सिंगल 1, जो भी मैट्रिक्स है उसमें जितने भी कॉलम्स हैं उसमें केवल और केवल 1 पाया जा सकता है, इसके अलावा कोई और इससे बड़ा नंबर नहीं पाया जा सकता। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, उस प्रकार के मैट्रिक्स को ही हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। बात क्लियर हो गई? तो अब ये सभी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आप सभी को क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो अब आप सबके सामने ये एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस आफ्टर रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स A दिया गया है इसे हमें सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स का रैंक भी निकालना है। जैसा कि मैंने आप सबसे बताया भी कि ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस भी आप सबसे पूछे जाएंगे। तो चलो इनके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, गिवन दैट A इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया गया है 1 2 3 एंड 2 3 4 एंड हमारे पास है 3 5 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम वही प्रोसेस एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 रखना है और इसके नंबर्स को 0 बनाना है। यहाँ पर भी 1 रखना है और सभी नंबर्स को 0 बनाना है। यहाँ पर भी 1 रखना है और सभी नंबर्स को 0 बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर हम 0 बनाने की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि R2 जो है हमारे पास
उसे हम क्या करते हैं कि R2 में से यानी कि रो 2 में से रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस प्रकार हमारे पास एक ऑपरेशन मिल जाएगा। और अगर यहीं पर हमारे पास इसे भी किया जाए तो यहीं पर इसे भी कर सकते हैं कि R3 को हम R3 में से 3R1 कर दें, यानी कि हम पहले रो में 3 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो कुछ ऐसे बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखते हैं, आइए। यहाँ पर 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, 2 है छोड़ दीजिए, 3 है छोड़ दीजिए, जैसे कि तैसे। यहाँ पर बदलाव होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 आ जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, और 3 में से 4 जाएगा तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 3 है, 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 होगा, और 4 में से 6 गया तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 से सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ ही रही होंगी क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एशेलॉन फॉर्म ये सभी निकालना सीख ही लिया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और 5 में से 6 गया तो -1 हो जाएगा। और 3 है तो 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 होगा, और 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस स्टेप से इस स्टेप में हम जैसे भी आए हैं, अगर आप लोग को ये स्टेप नहीं समझ में आया तो आप लोग पिछले वीडियोज को फिर से देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो। और देख चुके हैं तो इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि ये क्वेश्चंस लगाना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बस आप सबको प्रोसेस पता होना चाहिए। पहला वीडियो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है क्योंकि उसी में एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बात हुआ था। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखा जाए तो ये कॉलम, ये रो हमारा और ये रो यानी कि रो 2 और रो 3 एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि R3 को हम कर दे रहे हैं R3 - R2। ठीक है, ये हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वह कुछ ऐसे बदल जाएगा। इसका मतलब होता है सिमिलर टू, और यहाँ पर भी वही लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, यानी कि ये सभी के सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, जैसे कि तैसे। यहाँ पर 0, -1, -2, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 0 बनाना है, यहाँ पर भी हमें 0 बनाना है। तो ऐसा करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक बार। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। R1 में हम कर रहे हैं कि R1 - R2। ठीक है, वैसे तो ये प्रश्न मुझे भी नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ऐसे करते चले जाएंगे, आखिरी में हमारा रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें पता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो A जो हमारा है वह सिमिलर टू होगा, किसके सिमिलर होगा इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर 1 है, 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, 2 में एक्चुअली सब्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर 2 में 1 का एडिशन करेंगे, -1 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर आएगा 0 -1 -2 एंड 0 0 0। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स मिल चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर भी है 1। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर 0 बनाना है। तो ऐसा करते हैं कि कॉलम का ऑपरेशन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कॉलम का ऑपरेशन उपयोग ना करें, इसी से ही करें, तो इसे अगर सब्ट्रैक्ट, इसे ऐड कर दे रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, और इसे ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, और फिर इसका एडिशन कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा कर देते हैं
कि R2 को फिर से R1 में ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक तरीके से और कर सकते हैं, 2 बार स्टेप ना लेते हुए एक ही स्टेप में ये काम कर दे रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं कि R2 को R1 में ऐड किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम 2 टाइम्स R2 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे हमारा ये जो पोजीशन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर -2 हो जाएगा और एडिशन करेंगे 2 से तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं R2 में, तो यहाँ पर -1 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वह इस बार 0 हो जाएगी। ठीक है, हमने ऑपरेशन को बदला है, ध्यान से देखना क्या किया है मैंने कि R1 जो हमारे पास है उसमें R2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए ऐड किया गया है, तो 1 में 0 को ऐड करेंगे 0 ही रहेगा, 2 में अगर हम -2 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर -2 है, -2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, 3 में ऐड करेंगे तो यह -1 में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक नया मैट्रिक्स मिल गया। इतनी बातें समझ में आई, आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर हम कॉलम ऑपरेशंस का उपयोग कर लें तो इसे भी हम 0 बना सकते हैं और इसे भी हम 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉलम ऑपरेशन का उपयोग कर रहे हैं या तो इससे बना लें या तो इससे इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो हम कॉलम ऑपरेशन का उपयोग करते हैं कि इससे इसको ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास C1 है, C1 उसमें हम जो हमारे पास C3 है, ये हमारे पास कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 में C3 में हम क्या कर रहे हैं, C1 को ऐड कर दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पास जो C2 है, चलो हम एक बार में एक ही ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर जो कॉलम 1 है वो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें बदलाव हो नहीं रहा है, कॉलम 2 भी वैसे ही रहेगा, इसमें बदलाव हो नहीं रहा है, कॉलम 3 में बदलाव होगा। तो अगर C1 और C3 को ऐड किया जाए तो ये 1 और -1 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -2 क्योंकि यह तो 0 ही है, 0 को -2 में ऐड करेंगे 0 ही आएगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हमें ये मैट्रिक्स मिला। अब हम चाहते हैं कि ये भी नंबर हमारा 0 बन जाए। ठीक है, तो अगर हम 0 बनाना चाहते हैं तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हमारा जो C3 है उसमें हम क्या करते हैं, C3 जो हमारा C2 है, ठीक है, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर हम एडिशन नहीं करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है -1 हमारे पास अभी भी। ठीक है, तो अगर इस -1 को 1 बनाना है तो हम क्या करें, सिंपली जो हमारा रो 2 है इसमें हम 2 से, रो 2 जो है इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉलम ऑपरेशन, वो जो रो ऑपरेशन में दूसरा ऑपरेशन था उसे याद करिए। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हुए R2 में बदल रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो मैट्रिक्स A है वह कुछ ऐसे बदल जाएगा कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को हमने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यह जो डायगोनल एलिमेंट है उसी में 1 पाया जा रहा है और बाकी के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स हमें मिला है, यह कह सकते हैं कि ये हमारे पास है I2 और यहाँ पर है 0 0 0। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि hence it is normal form of matrix A। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज बोला गया था कि रैंक भी बताइए इस मैट्रिक्स का।
तो देखो रैंक क्या होता है इसके बारे में मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक वह वैल्यू होता है जो यह हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने ऐसे रोज हैं जो नॉन जीरो हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 रो ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस प्रकार अब क्या निष्कर्ष निकला कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है जरूरी नहीं है कि उसका जो ऑर्डर है वह 3 है इस मैट्रिक्स का, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो नॉर्मल फॉर्म पाया जा रहा हो वो भी 3 ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 3 ऑर्डर का नॉर्मल फॉर्म ही हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स तो 3 ही ऑर्डर का है, लेकिन इसका जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाया जा रहा है वो तो 2 ही ऑर्डर का है ना, 3 ऑर्डर का तो नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जरूरी नहीं है कि उसका जो नॉर्मल फॉर्म पाया जा रहा है उसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाया जाएगा वह उसका ऑर्डर के बराबर ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर रैंक भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक आता है नलिटी का कॉन्सेप्ट। वैसे तो आप सबके सिलेबस में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। नलिटी NULTIY, ठीक है। नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स वह वैल्यू होता है, किसी भी मैट्रिक्स का वह वैल्यू होता है जो यह बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने ऐसे रोज हैं जो जीरो हैं। रैंक क्या बताता है? जो किसी भी मैट्रिक्स में कितने ऐसे रोज हैं जो नॉन जीरो हैं, वो रैंक बताएगा। और जो नलिटी होगा वह यह बताएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने ऐसे रोज हैं जो जीरो होंगे। तो इस प्रकार इस मैट्रिक्स में एक ही रो है जो जीरो है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम कैसे रैंक निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का कैसे नलिटी निकाल सकते हैं और उसे हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक तरीका। ठीक है, आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब अपने किताब को उठा लीजिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चंस करेंगे, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही मायने रखता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम में अच्छे नंबर अपने आप ही पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोग को क्वेश्चंस खोजने में समस्या होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, उन सभी के आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट आप सबको पकड़ना समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेप्स में हम बदलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको यह वीडियो कैसा लगा है। और अगर ऐसे ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।